गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। डियर स्टूडेंट, लास्ट लेक्चर में हमने मोशन इन ए प्लेन में लास्ट जो टॉपिक कराया था वो था रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर इन ए प्लेन। मतलब एक वेक्टर था हमारे पास, वो वेक्टर प्लेन में था, किसी भी प्लेन में, मतलब 2 डायमेंशन में था, 2D में था, और उस वेक्टर को हमने कंपोनेंट्स में रिजोल्व कराया था। यहां आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे उसका नाम है रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर इन 3D। मतलब अब की बार जो वेक्टर है वो वेक्टर 2D मतलब प्लेन में नहीं होगा, वो वेक्टर 3D में होगा, स्पेस में होगा, वो x y z तीनों में होगा। उस वेक्टर को आप कंपोनेंट्स में रिजोल्व कराइए और देखिए कि क्या आएगा। सो जब आपने 2D में वेक्टर को रिजोल्व कराया था तो जैसे ये एक वेक्टर था, ये वेक्टर 2D में था आपका, इसको हम दिखाएंगे आज, लेकिन अभी ये देखिए कि ये वेक्टर 2D में था, इसको आप कंपोनेंट्स में रिजोल्व कराइए। कुछ इस तरह से ये वेक्टर था, इस पॉइंट से, इसकी टेल से 2 लाइन कुछ ऐसे खींचिए ताकि ये दोनों के बीच हो, एक लाइन और एक ये दोनों वेक्टर हैं इसके, और ये दोनों रेक्टेंगुलर कंपोनेंट हैं। एक ये वेक्टर था जो कि प्लेन में था, हमने इसको 2 कंपोनेंट्स में रिजोल्व कराया, दोनों कंपोनेंट्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, तो हमने इनको नाम दिया रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर ए। अगर ये एंगल थीटा था तो जो एक्स एक्सिस में आएगा उसका हमने नाम दिया था ए एक्स, और जो कंपोनेंट वाई एक्सिस में आया उसका नाम दिया ए वाई। जब हम a की वैल्यू निकाले इनके टर्म्स में तो हमारे पास आया था a इक्वल्स टू अंडर रूट ए एक्स स्क्वेयर प्लस ए वाई स्क्वेयर, ये हमने निकाल लिया था, और थीटा की वैल्यू भी निकाली थी। अब हम एक ऐसा वेक्टर लेंगे, या ये मान लो कि एक वेक्टर a ही है, लेकिन अब की बार वो वेक्टर प्लेन में नहीं 3D में है, उसको हमें कंपोनेंट्स में रिजोल्व करना है। यहां ये आपका एक्स एक्सिस हो गया है ये वाला, ये वाई एक्सिस, और ये हो गया है आपका जेड एक्सिस। ये 3 डायमेंशन हमने ले लिए हैं एक्स वाई जेड। जो वेक्टर ए है वो वेक्टर हमने इस कोऑर्डिनेट सिस्टम के ओरिजिन पे उसकी टेल है, और एक वेक्टर ए लिया हमने जो कि 3 डायमेंशन में है, 2D में नहीं है। अब इस वेक्टर ए को हमें कंपोनेंट्स में रिजोल्व करना है, कैसे करेंगे वो आप देखिए। पहले इसके बारे में ये देख लीजिए कि ये 3D में कैसे है। आप थोड़ा सा विजुलाइज करने की, इमेजिन करने की इसमें कोशिश करिए। मान लो आई थिंक कि आप कलर, अलग अलग कलर्स के चौक हैं, तो आप इनको देख पा रहे होंगे, नहीं देख पा रहे तो वैसे भी देख लीजिए। ये है आपका एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस, ये हमारे पास 2 डायमेंशन है एक्स वाई। जब हम एक वेक्टर की प्लेन में बात करेंगे तो हमने एक वेक्टर लिया कुछ इस तरह से, एक्स वाई ऐसे। अब आप देखिए ये जो वेक्टर आया है, ये वेक्टर इस एक्स वाई में है, ये तीनों इसी में है, ये ना तो इस तरफ आ रहा है ना इस तरफ जा रहा है, ये केवल यहां है, इस एक्स और वाई के बीच में है, इधर उधर नहीं जा रहा। तो ये वेक्टर हमारा 2D में है, एक प्लेन में है। लेकिन अब की बार हमें ये वेक्टर इस 2D में नहीं 3D में लेना है, तो आप क्या करिए, आप इस वेक्टर को यहां से थोड़ा सा बाहर खींच लीजिए। तो ये जो वेक्टर था इस एक्स वाई प्लेन में भी रहा, साथ में बाहर की तरफ भी चला गया है, और बाहर की तरफ होता है आपका जेड। तो ये जो वेक्टर है ये एक्स वाई जेड तीनों में है। कैसे आया वो एक बार आप फिर देखिए। देखिए ये आपका हो गया है एक्स एक्सिस, ये आपका वाई एक्सिस, और ये है जेड एक्सिस। ये तीनों आपके एक्स वाई जेड 3 डायमेंशन हमने दिखा रखे हैं, तीनों आप देखिए एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं।
तीनों में एंगल 90 डिग्री। ये x था, ये y है, ये z है, तीनों में 90 डिग्री है। x और y में भी 90 डिग्री, y और z में भी 90 डिग्री, z और x में भी 90 डिग्री। तो ये तीनों परपेंडिकुलर है एक दूसरे के। अब यहां जो वेक्टर अब तक हमने लिया था, ये एक्स वाई में कुछ इस तरह से हमने लिया था, ऐसे हमने लिया था, और ये था कंडीशन। तो इसमें देखिए आप, जेड में तो है ही नहीं, जेड तो बाहर की तरफ है, ये है जेड, लेकिन ये तो केवल एक्स वाई में है। अब की बार आप इसको थोड़ा सा यहां से पकड़िए और बाहर की तरफ खींच दीजिए, तो यहां जो वैल्यू आएगी कुछ इस तरह से ये आएगा। मैं रोकने की कोशिश करता हूं, ऐसे है। तो ये x और y में भी रहा और ये z में भी है। तो ये जो वेक्टर आया ये हमारा 3D में है। यहां आप ये मत सोचना कि ये थोड़ा ऊपर नीचे है, अब भी इन तीनों में एंगल 90 ही रहेगा, ये तीनों 90 डिग्री पे ही रहेंगे हमेशा। तो ये आपका वेक्टर 3D में है। अब इस 3D में जो वेक्टर है, जो स्पेस में जो वेक्टर है, उस वेक्टर को हमें कंपोनेंट्स में रिजोल्व करना है। तो कैसे कर पाएंगे? वेक्टर बाद में रिजोल्व होता है, पहले चौक हमारा रिजोल्व हो ही जाता है। तो ये एक वेक्टर था ए, इस वेक्टर को हमें कंपोनेंट्स में रिजोल्व करना है। ये क्यूब जो हमने इसलिए बनाया है, ये जो क्यूबॉइड, ताकि आपको ये पता चल सके कि ये वेक्टर प्लेन में नहीं 3D में है, क्योंकि ये जो शेप है ये 2D की नहीं 3D की शेप है, तो ये वेक्टर भी 3D में है। सो यहां पे जब आप इसको कंपोनेंट्स में रिजोल्व कराओगे तो ये जो वेक्टर ए है, ये वेक्टर ए इस एक्स एक्सिस के साथ एंगल बनाता है अल्फा, दिस एंगल इज अल्फा। ये जो वेक्टर ए वाई के साथ एंगल बनाएगा, दिस एंगल इज बीटा, ये एंगल है बीटा। और ये जो वेक्टर ए है ये एंगल जेड एक्सिस के साथ बनाएगा गामा। ध्यान रखिए ये 180 नहीं है। आप देखिए ये ऐसे है, ये बिल्कुल अपोजिट होता जब तो 180 बनता, लेकिन अब की बार ये 180 नहीं है। तो ये एंगल हमने नाम दिया अल्फा। एक बार फिर से आप देख लो एंगल कैसे कैसे बनेंगे। ये हो गया है आपका एक्स वाई, ये आपका एक वेक्टर या एक जेड मान लो इसको, और साथ में यहां पे जो थर्ड जो आएगा ये आपका था वेक्टर। अब इस वेक्टर इसमें और इसके बीच, एक्स एक्सिस के बीच जो एंगल बन रहा है उसका नाम दिया हमने अल्फा। इस वेक्टर और वाई एक्सिस के बीच जो एंगल बन रहा है उसका हमने नाम दिया बीटा। और इस वेक्टर और इसके बीच, जेड एक्सिस के बीच जो एंगल बन रहा है ये वाला, इस एंगल का हमने नाम दिया गामा। ये अल्फा बीटा गामा, तीन हमारे पास तीन एंगल्स हैं, अल्फा बीटा गामा। जब आप इस वेक्टर ए को कंपोनेंट्स में रिजोल्व कराओगे तो एक वेक्टर आएगा इसके अलोंग, एक्स एक्सिस के अलोंग, और इसका हमने नाम दिया ए एक्स। जब आप इस वेक्टर ए को वाई एक्सिस में रिजोल्व कराओगे, वाई एक्सिस में जो कंपोनेंट आएगा ए का, उसका हमने नाम दिया ए वाई। और जो कंपोनेंट जेड एक्सिस के अलोंग आएगा उसका हमने नाम दिया ए जेड। ये तीन कंपोनेंट्स हमारे पास आ गए हैं। मतलब जो वेक्टर ए था वो एक्स में भी वैल्यू रखेगा, वाई में भी वैल्यू रखेगा, जेड में भी रखेगा, तीनों में इसकी वैल्यू होगी। तीनों में वैल्यू कितनी? एक्स में ए एक्स, वाई में ए वाई, जेड में ए जेड। तो हम इस वेक्टर ए को लिख सकते हैं, वेक्टर ए इक्वल्स टू ए एक्स, जो कि आई मतलब एक्स एक्सिस में है, और एक्स एक्सिस में डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें एक वेक्टर की जरूरत होती है। यहां हमने एक वेक्टर लिया यूनिट वेक्टर, जो हम पहले पढ़ चुके हैं।
ये एक ऐसा यूनिट वेक्टर है, एक ऐसा वेक्टर है जिसकी वैल्यू 1 होगी, जिसका मैग्नीट्यूड 1 होगा, इसीलिए हमने इसका नाम दिया यूनिट वेक्टर। एक्स एक्सिस का जो यूनिट वेक्टर बनेगा वो आई कैप, वाई एक्सिस में जो यूनिट वेक्टर बनेगा उसका नाम जे कैप, और जो जेड एक्सिस में यूनिट वेक्टर बनेगा उसका नाम के कैप। ये हमारे पास ए वेक्टर है जो कि 3D में था, और ये इसकी वैल्यू है, x में ax वैल्यू, y में इतनी, z में इतनी, ये हमारे पास वैल्यू है। अगर ax को हम a की टर्म में लिखना चाहें, अभी तो हमने a को लिखा है ax ay az की टर्म में, अगर इन तीनों को मैं a की टर्म में लिखना चाहूं तो क्या आएगा? तो यहां पे ax की वैल्यू आएगी आपके पास ax इक्वल्स टू a, जिस तरफ एंगल बनता है उस तरफ मैंने नाम दिया था कोस, आपको बताया था। तो यहां अल्फा एंगल बन रहा है इस तरफ, तो ये कंपोनेंट बनेगा ax इक्वल्स टू a कोस अल्फा। ay बनेगा ay के साथ, मतलब y एक्सिस के साथ कौन सा एंगल बन रहा है? बीटा, तो ये बनेगा ay a कोस बीटा, तो इसका हमने नाम लिखा a कोस बीटा। And third one, which is az, its value is a cos गामा, क्योंकि गामा जो एंगल है वो एंगल बन रहा है a और a z के साथ, तो यहां बनेगा cos गामा। तो a z की वैल्यू आएगी हमारे पास a cos गामा। ये हमने कंपोनेंट्स की वैल्यू लिखी, और ये हमने पूरे वेक्टर की कंपोनेंट्स में वैल्यू लिखी। अब यहां इस वेक्टर का अगर हमें मैग्नीट्यूड निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? मैग्नीट्यूड आएगा वेक्टर ए का अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर ए, जिसकी वैल्यू आई है अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। इस तरह से हम किसी भी वेक्टर को कंपोनेंट्स में रिजोल्व कर सकते हैं। यहां हमने एक वेक्टर ए लिया था जिसको 3 डायमेंशंस में 3 कंपोनेंट्स में रिजोल्व कराया, ax ay az, ये तीनों में वैल्यू अपनी रखता है, तो हमने तीनों में वैल्यू लिखी। ये था हमारा रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर इन 3D। अब बात करते हैं कि वेक्टर एडिशन बाय एनालिटिकल मेथड। जो आपने अब तक वेक्टर एडिशन पढ़ा है वो आपने ग्राफिकल मेथड से पढ़ा है। वेक्टर एडिशन एनालिटिकल मेथड, इसमें हम क्या करेंगे? मान लो कि आपके पास कोई वेक्टर है जो 2D में है, कि यहां पे एक वेक्टर है, ये x हो गया है, ये y हो गया है, ये वेक्टर है a। अब ये वेक्टर देखो इस तरह से है, इसके लिए x की भी वैल्यू होगी कुछ और y की भी कुछ वैल्यू होगी, तो ये दोनों में अपनी वैल्यू रखेगा, x और y दोनों में। तो मैं इस a को जब कंपोनेंट्स में रिजोल्व कराऊंगा तो x और y की टर्म्स में कराऊंगा। a वेक्टर हमारे पास आएगा ax i कैप, इसमें किस तरह से ऐड करना है एनालिटिकल मेथड में वो मैं बता रहा हूं, बहुत आसान है। ax i कैप, और जो y में जाएगा उसका नाम ay j कैप। अब इसे हमने सिर्फ प्लेन में लिया है तो दो ही एक्सिस में वैल्यू रखेगा, x और y। अगर 3D में बात करता तो यहां a z के कैप भी लिख देता, बस इतना ही फर्क था। तो ये हमने लिखा वेक्टर a, इसका नाम दे दो नंबर 1। सिमिलरली एक दूसरा वेक्टर भी है और उसका नाम है b। ये b वेक्टर भी एक्स वाई प्लेन में ही है, इस तरह से।
इस वेक्टर को भी आप कंपोनेंट्स में रिजोल्व करिए तो इसकी वैल्यू भी एक आएगी x की तरफ bx और इस तरफ आएगी by। इसमें x की तरफ आई थी ax और y की तरफ आई ay। जब इन दोनों को आप सम करोगे तो आपके पास ये नेट वेक्टर a बनेगा कि नहीं। यहां भी हमने यही लिखा है, दोनों का सम किसके बराबर लिखा, a के बराबर। अब की बार इन दोनों का सम आपको b देगा कि नहीं, तो यहां पे हमारे पास बनेगा b इक्वल्स टू bx i कैप प्लस by j कैप और इसका नाम दे दो नंबर 2। आप इन दोनों वेक्टर्स को जो कि सेम प्लेन में है a और b, तो हम इनका पहले बात तो ये कि नाम दे सकते हैं कोप्लेनर। तो ये a और b कोप्लेनर वेक्टर्स हैं। इन दोनों वेक्टर्स को आप ऐड करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे। आप ऐड करना चाहते हैं, दोनों का एडिशन करना चाहते हैं, तो आप चाहते हैं a प्लस b इक्वल्स टू a की वैल्यू है हमारे पास ax i कैप प्लस ay j कैप और b की वैल्यू है bx i कैप प्लस by j कैप। ये हमारे पास इन दोनों वेक्टर्स की वैल्यू है। जब यहां पे आप देखिए ये वैल्यू है x एक्सिस में a की, ये वैल्यू है x एक्सिस में b की, तो यहां जो सेम एक्सिस के अलोंग होंगे हम उनको आपस में ऐड करेंगे, जो दूसरे एक्सिस के अलोंग होंगे उनको हम आपस में ऐड करेंगे। मतलब दो एक्सिस है हमारे पास x और y। जो कंपोनेंट x में होगा a का और जो कंपोनेंट x में होगा b का, हम उन दोनों कंपोनेंट्स को ऐड करेंगे। और जो कंपोनेंट a का y में है और b का y में है, हम उन दोनों कंपोनेंट्स को आपस में ऐड करेंगे। मतलब x एक्सिस में ऐड होंगे और y वाले कंपोनेंट आपस में ऐड होंगे। जड़ होता तो जड़ वाले कंपोनेंट्स जड़ के ही कंपोनेंट में ऐड होते, x और y में नहीं हो पाएंगे। तो यहां जब आप देखिए जो x एक्सिस में है उनको आपस में ऐड करिए तो हमारे पास बनेगा ax i कैप प्लस bx i कैप। क्या मैं इस i कैप को कॉमन ले लूं तो हम लिख पाएंगे यहां पे ax प्लस bx और साथ में कॉमन ले लिया है i कैप प्लस y वालों को ऐड कर दीजिए तो ay प्लस by और साथ में j कैप। ये कंपोनेंट हमारा x एक्सिस में आया, ये कंपोनेंट हमारा y एक्सिस में आया। सो अब यहां पे ये जो नेट आया है a प्लस b, ये दोनों का रिजल्टेंट है तो हमने इसका नाम लिखा r। दिस इज द रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर a एंड b। नाउ दिस रिजल्टेंट हैज सम वैल्यू अलोंग x axis and some value along y axis, so we can also resolve this resultant into two components. One component of resultant is along x axis, this becomes rx, and another component is along y axis, this becomes this term which is inside this bracket becomes ry. So this is the resultant of vector a and b which lie in a plane x and y। वो a और b दोनों x y प्लेन में लाई कर रहे थे, तो a की कुछ वैल्यू x में है, उसी तरह b की भी कुछ वैल्यू x में होगी और कुछ वैल्यू a की y में भी थी और b की भी कुछ वैल्यू y में थी। अगर नेट निकाले दोनों का तो हमारे पास r आया, लेकिन अगर x एक्सिस में जो वैल्यू होगी a और b की उसका रिजल्टेंट rx बनेगा और जो a और b की वैल्यू y में होगी दोनों की उनका रिजल्टेंट ry बनेगा। ये हमारे पास वेक्टर एडिशन है
एनालिटिकल मेथड से किन्हीं भी दो वेक्टर्स का जो कि एक प्लेन में लाई कर रहे हैं। अब की बार ये तो हमने 2D में जो वेक्टर थे उनका एडिशन किया, अगर 3D में होते तो क्या होता? एक वेक्टर ए है जो 3D में है, हमने वैल्यू लिख रखी है, एक वेक्टर बी और मान लो जो कि 3D में है, मतलब स्पेस में है, तो उसकी वैल्यू आप मान लो सपोज b इक्वल्स टू bx प्लस by प्लस bz। ये कुछ ऐसी ही कंडीशन है कि भाई मान लो आप जब एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहे थे, जब हमने मोशन इन स्ट्रेट लाइन में मूव किया था, तो आप केवल एक एक्सिस के अलोंग मूव करते थे, तो आपकी जो वैल्यू थी केवल एक्स एक्सिस में थी। लेकिन अगर कोई कंडीशन ऐसी है कि बार बार डायरेक्शन चेंज हो रही है, कभी ऐसे जा रहा है, कभी मुड़ जाता है, फिर सीधा जाता है, फिर मुड़ जाता है, तो यहां पे डायरेक्शन चेंज होती है, कभी एक्स में कभी वाई में। ये पूरा बोर्ड हमारा एक्स वाई प्लेन में है, कोई चीटी इस पे आ गई है सपोज करिए, तो वो कभी ऐसे भी जा सकती है, फिर वो ऐसे जा सकती है, फिर वापिस ऐसे आ सकती है, फिर ऐसे आ सकती है, रहेगी इसी पे, इससे बाहर तो नहीं आ सकती ना, तो जेड में नहीं आ सकती, हमेशा एक्स वाई में 2D में ही रहेगी। तो उसकी वैल्यू एक्स एक्सिस के अलोंग भी बनी, वाई एक्सिस के अलोंग भी बनी, जैसा कि हमने यहां देखा था, एक्स में ये वैल्यू है, वाई में ये वैल्यू है। सिमिलरली अगर हम ये कह दें कि कोई एक पक्षी है जो उड़ रहा है, तो वो तो पूरे स्पेस में उड़ रहा है, वो तो कहीं भी जा सकता है, एक्स वाई जेड तीनों में जा सकता है, तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम एक ऐसा वेक्टर लेंगे जो स्पेस में 3D में होगा, तो उस वेक्टर की वैल्यू एक्स में भी होगी, वाई में भी होगी, जेड में भी होगी, क्योंकि पक्षी एक्स में भी जा सकता है, वाई में भी जा रहा है और जेड में भी जा रहा है, तो उसको जो रिप्रेजेंट करेगा उसकी भी वैल्यू एक्स वाई जेड तीनों में होगी। तो यहां पे हमने बी ले लिया, यहां पे हमने ए ले लिया, ये दोनों वेक्टर 3D में है। रिजल्टेंट क्या आएगा इनका? रिजल्टेंट आएगा आर इक्वल्स टू, इसका नाम मैं R1 दे देता हूं, R1 इक्वल्स टू ए प्लस बी इक्वल्स टू, ए की वैल्यू है ए एक्स। अब यहां पे आप एक्स एक्सिस वालों को आपस में ऐड करिए, जो वैल्यू ए की है एक्स में वो लिखिए हमने ए एक्स, प्लस में जो वैल्यू बी की है एक्स में वो लिखिए, और ये आ गया हमारे पास आई कैप। ये ए और बी दोनों की वैल्यू है एक्स एक्सिस के अलोंग, प्लस अब जो y में है दोनों की वैल्यू वो लिखिए, ए वाई प्लस बी वाई, और ये हमारे पास जे कैप, प्लस अब जड़ में भी जा रहा है वो पक्षी, तो उसकी वैल्यू जड़ में भी होगी। सो ए की वैल्यू है जड़ में ए जेड और बी की वैल्यू है बी जेड, एंड दिस इज द के कैप। ये आपके पास R1 is the net resultant of these two vectors which lie in a space, means in 3D। अगर हम इसको भी रिजल्टेंट को भी कंपोनेंट्स में रिजोल्व कर दें तो ये R1 बनेगा R1x, या ये लिख लो R1 i कैप प्लस R1 j कैप प्लस R1 k कैप, और इसके साथ आप y कैप भी लिख लो, 1z R1z R1y R1x। R1x means this is the resultant along x axis and its value is ax plus bx. R1y represent vector along y axis and its value is ay plus by. Similarly, R1z is the vector along z axis and its value is az plus bz। तीनों को मिलाओगे तो नेट रिजल्टेंट हमें मिलेगा दो वेक्टर्स का जो कि एक स्पेस में लाई कर रहे थे,
इस तरह से हम दो वेक्टर्स को, वो चाहे प्लेन में हो चाहे वो स्पेस में हो, ऐड कर सकते हैं। दो है तो हमने दो को ऐड कराया, एक थर्ड भी ले सकते थे सी, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। यहां ax प्लस bx है, c होता तो प्लस cx हो रहा था, यहां प्लस cy हो रहा था, उसके अलावा कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहां हम कितने भी वेक्टर्स को ऐड कर सकते हैं और बहुत सिंपली कर सकते हैं। बस ये ध्यान रखना है कि जब आप एक वेक्टर की वैल्यू x में लेते हैं तो बाकी सबकी भी x में लेंगे और उनको ऐड करेंगे। अगर एक वेक्टर की वैल्यू y में ली तो बाकी सबकी वैल्यू भी y में लेंगे और फिर उनको ऐड करेंगे। जड़ की वैल्यू जड़ वालों में सबको ऐड करेंगे। इस तरह से आप वेक्टर्स को ऐड कर पाएंगे। ये था हमारा वेक्टर एडिशन बाय एनालिटिकल मेथड। अब एक एग्जांपल है आपकी एनसीईआरटी बुक से, और उस एनसीईआरटी बुक से जो हमने एग्जांपल लिया है वो आप देख सकते हैं। एग्जांपल है 4.2, एग्जांपल 4.2 हमने लिया है और ये कहता है फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स। दो वेक्टर्स हैं ए और बी, उन दोनों वेक्टर्स का रिजल्टेंट निकालिए और उस रिजल्टेंट की डायरेक्शन निकालिए। ये दोनों चीजें हमें निकालनी है। अब कैसे करेंगे? ये दोनों वेक्टर्स 2D में है, मतलब एक प्लेन में लाई कर रहे हैं, तो यहां हम इन दो वेक्टर्स को पहले ऐड करेंगे बाय पैरेललोग्राम लॉ ऑफ मेथड। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ मेथड क्या कहता है? वो कहता है कि दोनों वेक्टर्स की टेल एक सेम पॉइंट पे कोइंसिडेंट होनी चाहिए, मतलब दोनों की टेल एक सेम पॉइंट पे हो। तो यहां पे हमने वो पॉइंट O मान लिया है। O इज द पॉइंट एट विच टेल ऑफ बोथ वेक्टर्स लाई। दोनों वेक्टर्स की टेल O पॉइंट पे लाई कर रही है। ये वेक्टर का A का हेड बन गया और ये वेक्टर B का हेड बन गया है। पैरेललोग्राम से जब आप ऐड कराओगे तो सबसे पहले यहां एक पैरेललोग्राम आप कंप्लीट कर दीजिए। जब आप कंप्लीट करोगे तो आपके पास कंडीशन आएगी कुछ इस तरह से। ये जो साइड इतनी आई है यहां से यहां तक, इसकी इतनी ही वैल्यू है जितनी ए की है। ए की वैल्यू यहां जितनी है उतनी ही यहां होगी, और जिस तरह से ये जो वैल्यू आएगी ये वैल्यू b के बराबर होगी। ये जो एक्सिस है, ये जो लेंथ है, ये b के बराबर है। आप देख लीजिए जितना b था उतना ही ये है। तो अब हमारे पास ये एक पैरेललोग्राम कंप्लीट हो गई है। जब हम इन दोनों का ऐड करेंगे और ये दोनों वेक्टर है सर्टेन एंगल थीटा पे हैं, these are two vectors which lie at an angle theta। इन दोनों के बीच जो एंगल है वो थीटा है। अब इन दोनों वेक्टर्स का जब आप रिजल्टेंट निकालेंगे और आप यहां पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन यूज कर रहे हैं, तो यहां जो डायगोनल होगा पैरेललोग्राम का, उस डायगोनल के अलोंग इन दोनों का रिजल्टेंट होगा। लेकिन डायगोनल ये भी हो सकता है और डायगोनल ये भी हो सकता है। आपको वो डायगोनल लेना है जो शुरू हो इस कॉमन पॉइंट से, इस कॉमन पॉइंट O से, जहां पे दोनों की टेल मिल रही थी। तो इस पॉइंट से जो आपका डायगोनल जाएगा उस डायगोनल के अलोंग आपकी रिजल्टेंट बनेगा, एंड दिस इज द रिजल्टेंट R। हमने इसका नाम दे दिया है R। अब यहां पे आप इसका नाम दे दो O Q P, और ये नाम दे दो आप या O Q S P, ये आप नाम दे दीजिए। जब मैं इसके ऊपर इस S से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना चाहता हूं P पे, तो कैसे ड्रॉ कर पाएंगे? आप देखिए P को आप आगे की तरफ बढ़ा दीजिए,
जब ये आप इसको आगे की तरफ एक्सटेंड करेंगे तो यहां से आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करिए। दिस इज द परपेंडिकुलर एंड इट मेक्स ए एंगल 90 डिग्री। तो इसलिए हमने इसका नाम दिया कि ये एक परपेंडिकुलर है, और इस परपेंडिकुलर का हमने नाम दे दिया एन। एस एन इज द परपेंडिकुलर ऑन OP। हियर एस एन इज परपेंडिकुलर ऑन OP। ये हमने कर दिया है। अब यहां पे आप ये जो राइट एंगल ट्रायंगल बनी OSN, इस OSN में आप यहां से पाइथागोरस थ्योरम लगाइए और OS की वैल्यू निकालिए। इन अभी से हमने ये बताया कि R इसके अलोंग होगा, लेकिन R की वैल्यू नहीं बताई है, रिजल्टेंट नहीं बताया कि दोनों का होगा कितना। तो यहां पे जब हम करेंगे इन राइट एंगल ट्रायंगल SNO या ONS, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो ये हाइपोटेन्यूज, ये परपेंडिकुलर और ये बेस, हमारे पास बनेगा OS स्क्वायर हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल्स टू ON स्क्वायर प्लस SN स्क्वायर। ये हमारे पास कंडीशन आ गई है। दूसरा, ये जो ON है हमारे पास, दिस ON इक्वल्स टू हियर ON इक्वल्स टू O से लेकर N तक के बीच की डिस्टेंस कितनी है, दो पार्ट्स में डिवाइड करके OP प्लस PN, OP प्लस PN, ये दो हमारे पास, ये ON की वैल्यू आ गई है और ये हमारे पास OS स्क्वायर की वैल्यू आ गई है। अब यहां पे जो OP था, उस OP की वैल्यू तो यहां से शुरू होता है और यहां पे खत्म हो रहा है, यहां तक तो वैल्यू है A। तो आप यहां पे OP की जगह लिखेंगे, ON की वैल्यू निकाल के यहां पुट करेंगे, तभी तो OS आएगा, और OS क्या है, रिजल्टेंट। तो ON इक्वल्स टू OP की वैल्यू है A वेक्टर प्लस PN, ये PN भी हमें निकालना है। अब PN कैसे निकालेंगे, ये जो एंगल है दोनों के बीच, ये एंगल है थीटा। अब यहां भी ये वेक्टर B है, ये जो मैंने बताया था, मैंने कहा था कि ये वेक्टर B है, ये वेक्टर B, इसको मैं यहां लिख देता हूं, ये भी B था, दोनों बराबर है, पैरेललोग्राम है ना। तो ये B और ये है A, इसकी डायरेक्शन ये है, यहां B और A के बीच एंगल थीटा, तो यहां भी B और A के साथ में एंगल थीटा बनेगा कि नहीं, लेकिन थीटा बनेगा किस तरफ। अब आप क्या करेंगे कि थीटा को बनाएंगे इस तरफ, ये 90 डिग्री है हमारा, आप थीटा को बनाएंगे इस तरफ, और यही ये गलत होता है। यहां पे एंगल थीटा यहां नहीं बनेगा, एंगल थीटा बनेगा इस तरफ, दिस इज द एंगल थीटा। ये आप ध्यान रखिए, और ये आप सोचिए कि यहां जो एंगल थीटा था वो यहां बनेगा या यहां बनेगा, यहां, लेकिन 90% बच्चे सोचते हैं कि ये यहां पे बनेगा, तो ये यहां पे गलत है, यहां पे आपका थीटा बनेगा। अब दोबारा से ये एक राइट एंगल ट्रायंगल मान लीजिए SNP, इस SNP से आप PN की वैल्यू निकालिए। इन राइट एंगल ट्रायंगल SPN, साइन थीटा की वैल्यू कितनी है, साइन थीटा इस राइट एंगल ट्रायंगल में, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कितना है, जो थीटा है उसके सामने बनता है परपेंडिकुलर। सो उस परपेंडिकुलर की जो वैल्यू आएगी हमारे पास, उस परपेंडिकुलर की वैल्यू है SN अपॉन हाइपोटेन्यूज।
हाइपोटेन्यूज कितना है थीटा में, ये वाला एसपी, दिस इज योर हाइपोटेन्यूज। एसएन की वैल्यू निकालनी है, एसपी की वैल्यू किसके बराबर है, बी के, तो आप लिखिए बी। यहां से एस एन इक्वल्स टू बी साइन थीटा, ये हमारे पास एस एन की वैल्यू आ गई है। अब ये तो हमारे पास एस एन की वैल्यू आ गई है, हमें वैल्यू चाहिए पी एन की। पी एन की वैल्यू क्या आएगी, क्या हम यहां से इसी राइट एंगल ट्रायंगल एस पी एन में कोस थीटा की वैल्यू नहीं लिख सकते? कोस थीटा की जब आप वैल्यू लिखेंगे तो कोस थीटा आएगा हमारे पास बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस है इसमें एन पी, मतलब पी एन, और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू है एस पी। एस पी इक्वल्स टू बी, पी एन की वैल्यू आएगी आपके पास बी कोस थीटा। पी एन की वैल्यू आ गई, एस एन की वैल्यू आ गई है। जब पी एन की वैल्यू आप यहां पुट करेंगे तो बनेगा बी कोस थीटा, ये हमारे पास आ गया है। अब यहां पे जो ओ एस स्क्वेयर इक्वल्स टू ओ एन स्क्वेयर प्लस एस एन स्क्वेयर, इसमें आपको ये रिजल्टेंट निकालने के लिए ओ एन की वैल्यू और एस एन दोनों की वैल्यू चाहिए। ओ एन की वैल्यू आई है ए प्लस बी कोस थीटा, और एस एन की वैल्यू आई है बी साइन थीटा। इन दोनों की वैल्यू आप यहां पुट करिए, इसका नाम दे दो 1। पुट वैल्यू ऑफ ओ एन एंड एस एन, वी गेट, हमें मिलेगा ओ एस स्क्वेयर, और इस ओ एस स्क्वेयर की जगह में आर स्क्वेयर लिख सकता हूं, तो हम लिखेंगे आर स्क्वेयर इक्वल्स टू ओ एन स्क्वेयर की जगह आएगा ए प्लस बी कोस थीटा, तो ये बनेगा ए प्लस बी कोस थीटा, ये हमारे पास आ गया है। और जब हम, और इसका आएगा स्क्वेयर, अब पुट करते हैं एस एन की वैल्यू। एस एन की वैल्यू है हमारे पास बी साइन थीटा, और इसका भी आएगा स्क्वेयर। ये हमारे पास आर रिजल्टेंट की वैल्यू आ गई है। अब इसे सोल्व करना है सिर्फ। जब आप सोल्व करोगे तो आएगा आर स्क्वेयर इक्वल्स टू ए प्लस बी कोस थीटा होल स्क्वायर। इसको जब आप ओपन करोगे तो बनेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन, सॉरी कोस है, कोस थीटा और कोस स्क्वायर थीटा बोल लीजिए, प्लस 2 ए बी कोस थीटा। हमने कुछ नहीं किया है, सिर्फ ए प्लस बी कोस थीटा का होल स्क्वायर खोला है। अब बचती है ये टर्म बी साइन थीटा, इसका स्क्वायर बनेगा बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। आर स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्या इस बी स्क्वायर के साथ यहां कोस स्क्वायर थीटा, यहां साइन स्क्वायर थीटा कॉमन लोगे तो बनेगा कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कोस थीटा। इसकी वैल्यू आ गई है 1 इस ब्रैकेट वाली टर्म की। सो आर स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा। जब रिजल्टेंट निकालेंगे तो रिजल्टेंट का स्क्वायर है, तो r इक्वल्स टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos theta. This is the resultant of
टू वेक्टर्स विच लाइट एट एनी एंगल थीटा, दो वेक्टर्स ए और बी, उन दोनों वेक्टर्स के बीच एंगल थीटा, जब इन दोनों वेक्टर्स का रिजल्टेंट निकालेंगे तो बनेगा r इक्वल्स टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। इस फॉर्मूले से आप किन्हीं भी दो वेक्टर का कितने भी एंगल पे हो आप रिजल्टेंट निकाल पाएंगे, चाहे वो दोनों सेम लाइन में हो, चाहे दोनों एंटी पैरेलल हो। सेम लाइन का मतलब पैरेलल, अपोजिट का मतलब एंटी पैरेलल, चाहे वो परपेंडिकुलर हो, चाहे किसी और एंगल पे हो, 90 पे ना हो के, 0 पे ना हो के, 180 पे ना हो के, 60 पे हो, 30 पे हो, 45 पे हो, दोनों के बीच कितना भी एंगल हो आप यहां से रिजल्टेंट निकाल पाएंगे दो वेक्टर्स का। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, हर जगह आपका यूज होगा। दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे, इस फॉर्मूले से हम निकाल पाएंगे। ये डेरिवेशन हमने सिर्फ ये फॉर्मूला निकालने के लिए किया है और ये एग्जांपल दे रखा है, वहां से हमने ये ड्राइव किया है। अब ये जो रिजल्टेंट आया है, ये रिजल्टेंट है कितने एंगल पे, वो एंगल हमें नहीं पता। ये रिजल्टेंट आर है, ये कितने एंगल पे है एट दिस ए। मान लो कि ये एंगल है आपका, इसने बना रखा है अल्फा, तो इस रिजल्टेंट की आपने मैग्नीट्यूड तो निकाल दिया है, लेकिन अभी डायरेक्शन बचती है। रिजल्टेंट निकाल दिया, मैग्नीट्यूड निकाल दिया ना रिजल्टेंट का, लेकिन अभी रिजल्टेंट की डायरेक्शन बचती है। वो डायरेक्शन कितने पे है, तो ये जो डायरेक्शन निकालने के लिए अगर ये एंगल अल्फा निकाल दें तो डायरेक्शन बता पाएंगे कि इस तरफ है। सो टेन, ये अल्फा कैसे निकालेंगे वो आप देखिए। क्या मैं यहां से इस राइट एंगल ट्रायंगल, इन राइट एंगल ट्रायंगल SNO या ONS, इससे हम tan अल्फा की वैल्यू लिखने की कोशिश करते हैं। tan अल्फा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। यहां परपेंडिकुलर कितना है, इस राइट एंगल ट्रायंगल ONS में परपेंडिकुलर है आपका SN अपॉन बेस है आपका ON, और इस ON को मैं लिख सकता हूं OP प्लस PN। सो tan अल्फा that is equals to SN upon OP प्लस PN। SN की जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू आएगी SN की वैल्यू हमने अभी निकाली थी। SN की वैल्यू है B sin थीटा। ये जो दो एंगल्स के बीच एंगल थीटा था उसकी टर्म में SN की वैल्यू आई B sin थीटा। तो SN है आपके पास B sin थीटा अपॉन OP, यहां से लेकर यहां तक A वैल्यू है, सो A प्लस PN। PN की वैल्यू अभी आई थी हमारे पास B cos थीटा। ये आ गया आपके पास tan अल्फा B sin थीटा अपॉन A प्लस B cos थीटा। यहां से आप ये अल्फा निकाल सकते हैं जो कि इस रिजल्टेंट वेक्टर ने बनाया है A के साथ। ये तो tan अल्फा है, अल्फा निकालने के लिए क्या करोगे, tan को इस तरफ ले जाओ, अल्फा इक्वल्स टू tan इनवर्स, और साथ में ये पूरी टर्म ब्रैकेट में, आपके पास अल्फा की वैल्यू आएगी। और ये जो रिजल्टेंट आया है यहां पे, इसमें आप देखिए कोस है, तो हम इस फॉर्मूले को, इसको हम नाम देते हैं लॉ ऑफ कोसाइन। दिस इज known as law of कोसाइन। ये लॉ ऑफ कोसाइन है, मतलब यहां हमने कोस की टर्म में इसको रिप्रेजेंट किया है। लॉ ऑफ साइन भी होते हैं, उसको हम कैसे ड्राइव करेंगे,
सो आप देखिए मैं फोन चेक कर लेता हूं कि चल रहा है कि नहीं। चलिए चल रहा है। अब ये तो था हमारा लॉ ऑफ कोसाइंस। अब लॉ ऑफ साइन अगर हम निकालें तो अब लॉ ऑफ साइन उसको हम कैसे निकालेंगे? आप इस ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल एस एन पी, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। इस राइट एंगल ट्रायंगल एस एन पी से और दूसरी राइट एंगल ट्रायंगल एस एन ओ, इस दोनों राइट एंगल ट्रायंगल से आप एस एन की वैल्यू निकाल लीजिए। चलो सबसे पहले इस एस एन पी में आप साइन थीटा लिखिए। साइन थीटा हमारे पास आएगा, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, और ये एस एन पी ही तो है। इसमें हमने एस एन की वैल्यू या साइन थीटा की वैल्यू लिखी थी एस एन अपॉन बी। तो यहां पे जो साइन थीटा बनेगा वो आएगा एस एन अपॉन बी। यहां से एस एन इज द परपेंडिकुलर, ये एस एन परपेंडिकुलर है और इसकी वैल्यू आई बी साइन थीटा। इसी की वैल्यू हमें निकालनी थी, इस परपेंडिकुलर की वैल्यू ही। सिमिलरली इस एस एन ओ में हमें यहां भी एस एन की ही वैल्यू निकालनी है। तो यहां कैसे निकालोगे? यहां एंगल था थीटा, यहां एंगल है अल्फा, तो इसमें आप लिखिए साइन अल्फा। साइन अल्फा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। इस एंगल के लिए जो परपेंडिकुलर बनेगा वो आएगा एस एन, और जो हाइपोटेन्यूज बनेगा वो आएगा आर। तो लिखिए एस एन अपॉन आर मीन्स एस एन इक्वल्स टू आर साइन अल्फा। ये आपने निकाल लिया। क्या यहां पे दोनों की लेफ्ट हैंड साइड बराबर है? तो यहां हम दोनों राइट हैंड साइड को भी बराबर पुट कर सकते हैं, और यहां से हमारे पास आएगा बी साइन थीटा इक्वल्स टू आर साइन अल्फा। आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कराओगे तो हमारे पास बनेगा आर अपॉन साइन थीटा और साथ में आर अपॉन साइन थीटा इक्वल्स टू बी अपॉन साइन अल्फा। एक तो हमारे पास ये आ गई है, इसका आप नाम दे दो, ये नंबर 1 था, ये नंबर 2 है, दिस इज द इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट, और इसका नाम आप दे दो 3rd। यहां तक हमने कर लिया है। अब उसके बाद यहां पे आप क्या करिए कि जो रिजल्टेंट है आर, उस रिजल्टेंट पे आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करिए, और वो परपेंडिकुलर ड्रॉ होगा पी से। पी से जब आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कराएंगे तो वो परपेंडिकुलर कुछ बनेगा इस तरह से। यहां इन दोनों के बीच जो एंगल आया वो 90 डिग्री है, और यहां भी, मतलब इस रिजल्टेंट पे ये जो P और इसका नाम दे दो M, PM is the perpendicular on OS. Now PM, और ये PM वो नहीं है, कभी आप मोदी साहब समझो, PM is perpendicular on OS, और कह सकते हैं कि रिजल्टेंट R पे ये परपेंडिकुलर है PM। अब यहां से जब आपने इन दो ट्रायंगल्स से तो आपने इस परपेंडिकुलर SN की वैल्यू निकाली थी। अब यहां भी तो राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है OPM,
या OMP, राइट एंगल ट्रायंगल OMP, और दूसरी राइट एंगल ट्रायंगल SMP, राइट एंगल ट्रायंगल SMP। यहां से आप इस परपेंडिकुलर PM की वैल्यू निकाल लीजिए। तो जब आप यहां से PM की वैल्यू निकालेंगे फर्स्ट ट्रायंगल OMP से, तो इस OMP में एंगल है अल्फा, तो यहां से आप साइन अल्फा निकालिए। साइन अल्फा इक्वल्स टू, ये बनेगा आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर की वैल्यू जो है वो तो PM है ही, और हाइपोटेन्यूज की जो वैल्यू है वो हाइपोटेन्यूज आपका कौन सा बनेगा, ये एंगल अल्फा है, अल्फा के सामने वाला परपेंडिकुलर, ये आपका बेस, और ये जो बना दिस इज द हाइपोटेन्यूज OP एंड इट्स वैल्यू इज A। तो आप लिखिए A, यहां से PM की वैल्यू आ गई है A साइन अल्फा। दूसरा, इस राइट एंगल ट्रायंगल SMP में आप इस परपेंडिकुलर PM की वैल्यू निकालिए। यहां जो एंगल बन रहा है रिजल्टेंट, और इस SP में उसका नाम दे दो बीटा, दिस इज द एंगल बीटा। तो अब की बार इस ट्रायंगल में आप साइन बीटा की वैल्यू लिखिए। साइन बीटा आपके पास आएगा, साइन बीटा आएगा आपके पास PM परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, तो PM और परपेंडिकुलर जो यहां पे बनेगा, या जो सॉरी जो हाइपोटेन्यूज बनेगा, हाइपोटेन्यूज बनेगा ये बीटा के सामने वाला, एंगल के सामने वाला तो परपेंडिकुलर, ये बना आपका बेस और ये बना हाइपोटेन्यूज। तो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू है B, B यहां से आ गया है, सॉरी PM आ गया है B साइन बीटा। इन दोनों की भी लेफ्ट हैंड साइड बराबर, तो इक्वेट करोगे तो वी गेट A साइन अल्फा इक्वल्स टू B साइन बीटा। यहां से फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करिए और यहां हमारे पास आएगा A अपॉन साइन बीटा इक्वल्स टू B अपॉन साइन अल्फा, और इसका नाम दे दो नंबर 4। नंबर 4 ये आई है, नंबर 3 ये आई है। क्या दोनों में बीटा साइन अल्फा और बीटा साइन अल्फा मतलब 3 और 4 की राइट हैंड साइड बराबर हैं? तो आप दोनों को इक्वेट करा दीजिए। नाउ इक्वेट 3 एंड 4। 3 and 4 we get A upon sin beta equals to B upon sin alpha equals to B sin alpha किसके बराबर था? R upon sin थीटा के भी बराबर था। तो यहां लिखिए R upon sin थीटा। ये हमारे पास जो आ गया है इसका हम नाम देते हैं लॉ ऑफ साइंस। ये जो बनेगा दिस इज द लॉ ऑफ साइंस, और यही हम निकालने के लिए चले थे वहां पे, लॉ ऑफ साइंस। दिस इज लॉ ऑफ साइंस, ये हमें निकालना था। अब यहां से अगर आप अल्फा की वैल्यू निकालना चाहें, अल्फा is the angle which makes this resultant with this A, तो आप यहां देखो हमने कोसाइंस में तो tan अल्फा मतलब ऐसे इस एंगल की वैल्यू निकाली थी, और अगर इस लॉ ऑफ साइंस से हम अल्फा की वैल्यू निकालें तो कैसे निकालेंगे? तो यहां पे आप इन दोनों को देखिए, हमारे पास आएगा B अपॉन
साइन अल्फा इक्वल्स टू आर अपॉन साइन थीटा। अल्फा की वैल्यू निकालनी है तो साइन अल्फा को एक तरफ रखो, क्रॉस मल्टीप्लाई कराओगे तो ये डिनोमिनेटर में जाएगा, आर डिनोमिनेटर में बनेगा बी अपॉन आर, साइन थीटा भी ऊपर जाएगा तो ये बन गया ये। इससे आप साइन अल्फा से भी आप अल्फा की वैल्यू निकाल सकते हैं, मतलब लॉ ऑफ साइन से भी इस एंगल अल्फा की वैल्यू निकाल पाएंगे और लॉ ऑफ कोसाइन से भी इस एंगल अल्फा की वैल्यू निकाल पाएंगे। ये हम नेक्स्ट लेक्चर में इस पे एक न्यूमेरिकल है वो न्यूमेरिकल करेंगे और उसमें देखेंगे कि अल्फा की वैल्यू जो रिजल्टेंट बना रहा है एक वेक्टर ए के साथ वो कैसे हम निकालेंगे, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। लेकिन ये जो इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट ये है, हर जगह आपका यूज होगा। ये वेक्टर एडिशन एनालिटिकल मेथड भी आप हर जगह यूज करेंगे, जहां भी वेक्टर की बात होगी आपको ये यूज करना होगा। सो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उनको अच्छे से करिए। यहाँ पे ये चीज ध्यान रखिए कि ये जो एंगल है ये थीटा यहां है इन दोनों के बीच। यहां एंगल थीटा जब ये बी था और ये ए है तो एंगल थीटा इस तरफ नहीं लेना है, इस तरफ आएगा बाहर की तरफ। क्योंकि आप देखिए, क्या आपको ये नहीं लगता कि ये एंगल थीटा लेस देन 90 है? मतलब आप ये मान लो कि भाई ये आपका ए हो गया है और ये आपका बी है, क्या ये 90 से बड़ा है या छोटा? थीटा इज लेस देन 90। अब अगर आप यहां लेते हैं तो ये तो ए हो गया है और बी हो गया है ऐसे, क्या ये एंगल 90 से बड़ा नहीं है? तो थीटा तो लेस देन 90 था, यहां आपने ग्रेटर देन 90 ले लिया, तो ये बाहर की तरफ नहीं आएगा, सॉरी अंदर की तरफ नहीं आएगा, ये बाहर की तरफ आएगा। अब आप देखिए कुछ ऐसे, और ये है आपका ये जो एंगल आया ये अब भी तो लेस देन 90 है, तो आपने बाहर की तरफ ये एंगल थीटा लेना है, अंदर की तरफ नहीं लेना है। इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। सो ये था आज का हमारा टॉपिक, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।